हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकॉनमी सर्वे, जिसकी ना हम 2024 में जो जो हाइलाइट्स रही हैं, और ये विजन आईएएस का मैगजीन से ही हमने उठाया है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे यहाँ पर गाइस कि इंडियन इकॉनमी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। लेट्स डिस्कस इट। ठीक है। देखो, इंडिया की इकॉनमी के बारे में यहाँ पर जब से हम इंडिपेंडेंट हुए और अब तक के पूरे फेज को डिस्कस किया गया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या ट्रांजिशंस आए, उसको देखेंगे, और कुछ कुछ इकोनॉमिक टर्म्स होंगी वो हमारी डिस्कस हो जाएंगी। देखो, यहाँ पर ना ये इंट्रोडक्शन में ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि लास्ट डिकेड्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसाइसिव पॉलिसी एक्शंस लिए गए। अब देखो, बड़े ना टर्म्स के ऊपर गौर फरमाना, क्योंकि एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे ही लिखना होगा। एटलीस्ट यू शुड अवेयर अबाउट इट कि डिसाइसिव पॉलिसी का मतलब क्या होता है। देखो, डिसाइसिव का मतलब ही होता है कि क्वालिटी ऑफ डिसाइडिंग। किसी चीज़ को रिजोल्यूट करके आप क्या कर रहे हो, आप उसको एक तरीके से रिजॉल्व कर रहे हो, कुछ अच्छे से उसको काम कर रहे हो। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचने के लिए यू नीड डिसाइसिव पॉलिसी एक्शंस, आपको ज़रूरत होती है। अब देखो, डिसाइसिव पॉलिसी एक्शंस कुछ ऐसे लिए गए जिसकी वजह से इकॉनमी में यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे एक्शंस जो कि पता है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशंस भी अगर हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली हम इसको लीड कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड योर डिसाइसिव पॉलिसी एक्शंस। और लास्ट डिकेड में लिए गए, जिसकी वजह से कह रहा है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसने क्या करा, डेवलप तो करा ही, और वो भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट करा, कि ऐसा नहीं छोड़ा कि कोई रूरल एरिया में हमने डेवलपमेंट नहीं करी हो। हमने किसी चीज़ को अनटच नहीं रखा, और जॉब क्रिएशन भी करा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो दैट लीड्स टू जॉब क्रिएशन एज वेल। अब ये कह रहा है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, कह रहा है जो हमारी बहुत फ्रेजिलिटी टू जर्नी, हमारी जो स्ट्रेंथ की तरफ थी ना, फ्रेजिलिटी से जो जर्नी हमारी स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ी, वो दो फैक्टर्स की वजह से बढ़ी। एक है उसमें फिजिकल स्टेबिलिटी, एक है उसमें आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स के तहत ऐसा हो पाया। अब देखो, फ्रेजिलिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी किसी चीज़ का डैमेज हो जाना, बहुत डेलिकेट, बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन से। फ्रेजिलिटी का मतलब ध्यान रखना, इकोनॉमिक टर्म्स है, ऐसे यूज़ करना है आपको। तो फ्रेजिलिटी और स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ने से हमें जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ों ने हमें बढ़ाया, दैट इज़ फिजिकल स्टेबिलिटी कर ली हमने। ठीक है। और साथ ही साथ हमने इम्प्रूव करा अपने इन्फ्लेशन कंट्रोल को, बहुत ज़्यादा हमने इम्प्रूव करा है। अब देखो, यहाँ पर फिजिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। फिजिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कि जिसमें ना हम पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को अपना इनेबल कर रहे हैं कि वो साइक्लिकल स्विंग्स के साथ बढ़ते बढ़ते इकोनॉमिक मिटिगेशन और क्राइसिस मिटिगेशन को लीड कर पाएँ। तो फिस्कल पॉलिसी या आपका कह लो स्टेबलाइजेशन का मतलब ही होता है कि इकोनॉमिक सपोर्ट देना, डेवलपमेंट करना, फ्लक्चुएशंस खत्म करना। मॉनेटरी पॉलिसी और आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बहुत अच्छे से काम कर रही है, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है। तो कह रहा, उसी की वजह से क्या हुआ कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024 का उठाते हो और पोटेंशियली फाइनेंशियल ईयर 2025 का होगा, और पोस्ट पेंडेमिक के बाद हमारा जो ग्रोथ रेट रहा वो 7% के आगे रहा। समझ आया? देखो, इसी एक पैराग्राफ में कितने सारे टर्म्स थे जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं। नाउ लेट्स कम टू दी 1950 से 2014 का फेज दे रखा है। ठीक है। 1950 में इन्होंने फेज में उठाया कि देखो, हमारी जो इंडिया का वर्ल्ड शेयर इनकम था ना, वो बहुत बुरे हाल में था। कह रहा, 1700 में कभी 22.6% होता था, और 1952 में जाके वो सिर्फ सिकुड़ के 3.8% हो गया। तो कह रहा है, यानी कि इंडिया को वहीं से समझ आ गया है कि यार हमें सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ें, तभी हमारा ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन हो पाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, कह रहा आप ना 1952 और 1960 का फेज उठाओ, तो वहाँ पे सिर्फ हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 3.9% ही थी। अब उसके बाद 1960s में बहुत हमारा फेस खराब था, बहुत डेंजरस डिकेड था, क्योंकि ये क्यों, क्योंकि 1962 में साइनो इंडियन वॉर हो गया, 65 टू 66 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, ड्रॉट पड़ गया। मतलब हमारे पास, वो कहते हैं ना, एक टर्म है इंग्लिश में, कोट है, एडवर्सिटी नेवर कम्स अलोन। कह रहा, विपत्ति चारों तरफ से हमारे पास आई। कह रहा, वॉर्स हुई, ड्रॉट पड़ गया, टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा था, परवेजिव कंट्रोल था इकोनॉमी का, जिससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करी। तो इंडिया ने देखा जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो हमारा 4.1% था। फिर 1970 में आके क्या हुआ, हमारा रुपी डिवैल्यूएट हो गया। कह रहा, याद करो, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, रुपी डिवैल्यूएट करना पड़ा क्योंकि बहुत बुरा हाल था। सिवियर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी हमारे देश में। 1975 में हमारा इमरजेंसी का क्राइसिस चल रहा था,
ऑयल शॉक लग गया था। कह रहा इतना गंदा हाल कि हमारी ग्रोथ रेट जब बढ़ी नहीं, हमारी ग्रोथ रेट डिक्रीज हो गई, 3.9% से 2.9% आ गई। फिर कह रहा 1980 में अगर आप चलते हो तो हमने कुछ ना डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए हमने प्राइस कंट्रोल्स को थोड़ा सा रिमूव करना शुरू करा, हमने इंपोर्ट ड्यूटीज हटानी शुरू करी, कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हमने डी लाइसेंसिंग लाइसेंस राज हटाया वहां से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जब मेजर्स लिए हमने 1980 में, तो जीडीपी की ग्रोथ इंप्रूव हुई और 5.7% की तरफ चली गई। कह रहा फिर 1990 में क्या हुआ, एक्सटर्नल क्राइसिस आ गया। क्यों? कह रहा देखो सोवियत ब्लॉक जो यूएसएसआर था, अगर आपको याद हो, डिसइंटीग्रेशन हो गया उसका। फिर कह रहा इराक और कुवैत की वॉर चल रही थी, अनसस्टेनेबल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी बहुत ज़्यादा, सोशो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंटरनल जो हमारा बहुत खराब था, बीओपी क्राइसिस इतना गंदा था हमारा हाल कि यू कैन नॉट इमेजिन कि हम कैसे बाहर निकलेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा था, हमें कहीं से लोन नहीं मिल रहा था। एंड एवरीवन इज सेइंग कि भाई इसको खत्म करो और इसको निकाल कर करने के लिए यू हैव टू ओपन योर इकोनॉमी, चाहे यूएस हो या जितने आईएमएफ वर्ल्ड बैंक सब हमें ये बोल रहे थे। तो फिर हमने यही किया, हमने इंडिया ने इनिशिएट करा और डीरेगुलेशन करा, ट्रेड लिबरलाइज करा। अब देखो बीओपी समझ लो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है ट्रांजैक्शन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की, यानी कि जिसमें गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, कैपिटल है, ट्रांसफर पेमेंट है, इन सभी की ट्रांजैक्शन को कहाँ लिखा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। ये दो तरह के अकाउंट कैरी करता है, कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इसमें क्या लिखा जाता है कि आपने कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी है, कितना असिस्टेंस लिया है। करंट अकाउंट में आपने कितना ट्रेड किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, कितनी ट्रांसफर पेमेंट की है, ये सब आपका करंट अकाउंट के अंदर आता है। समझ रहे हो बीओपी अकाउंट किस तरह से डिवाइडेड है? अब ये कह रहा कि ना ग्रोथ मोमेंटम हमारी फिर अफेक्ट होती है। कह रहा कब? कह रहा ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था और हमारा एग्रीकल्चर बहुत खराब था और हमारा बहुत ज्यादा ना गवर्नमेंट में फ्रिक्वेंट चेंजेस आ रहे थे। कह रहा फिर हम टूटे, फिर हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ जो थी फिर 1990 में 5.8% की तरफ चली गई। ठीक है, अब देखो हम ना क्या होता है, 2000 में आते हैं, 2000s का एरा स्टार्ट होता है। कह रहा अर्ली जो 2000s था ना, उसमें हमने सस्टेनेबल मोमेंटम रखी और डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी अच्छी हुई, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अच्छी हुई, हमारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अच्छा कंड्यूसिव हुआ और हमारी ग्रोथ रेट 6.3% तक आ गई। कह रहा फिर बुरा हुआ हमारे साथ। कह रहा कब? कह रहा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 आ गया। कह रहा इसमें तो ओहो ग्रोथ को हमारा एकदम ही समझ लो बहुत गड़बड़ हुआ। बैड डेट बैंक्स में इतने एक्यूमुलेट हो गए कि मतलब उसका बलून फूटा तो वो निकल के आया कि 11.2% का बैड डेट पड़ा हुआ है। मतलब इतने लोन है जिससे बैंक्स को कोई फायदा नहीं हो रहा और वो पूरी की पूरी जो उनके एसेट है वो पूरा लाइबिलिटी की तरफ चले गए हैं। कह रहा फिर आया 2009 और 2014 का समय आया, जिसमें ना ग्रोथ फिर से बढ़ी, लेकिन क्या समस्या थी, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की बोरोइंग थी, हाई फिस्कल डेफिसिट था, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की बोरोइंग इस कदर थी कि आप समझ नहीं सकते। मॉनेटरी पॉलिसी लूज बहुत समय तक रही, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई, वो बहुत ज़्यादा लूज रही, बहुत टाइट नहीं करी। कह रहा है जिसकी वजह से जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट था बहुत हाई हो गया, क्योंकि इतना हाई इन्फ्लेशन था कि आप समझ नहीं पाओगे। तो नॉमिनल जीडीपी रेट हमारा बहुत खराब हुआ। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको ना ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है ना? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी नहीं पता होगा तो आप कैसे समझोगे? देखो नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि जीडीपी को हम करंट प्राइसेस में चेक कर रहे हैं, बिना इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट के। सोचो तब भी ये इतना ज़्यादा हाई था। सभी गुड्स एंड सर्विसेज को आप करंट पीरियड में कौन सा कैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जब आप मेजरमेंट करते हो तो उसको नॉमिनल जीडीपी कह देते हैं। कह रहा 2009 से 14 का पीरियड में डबल डिजिट इन्फ्लेशन रेट था। कंट्री ने ट्विन डेफिसिट झेला। कह रहा कैसे? कह रहा फिजिकल डेफिसिट उठाओ 4.9%, करंट अकाउंट डेफिसिट उठाओ 4.8%। तो ट्विन डेफिसिट में हमें इतना दिक्कत हुआ कि हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो गया बाय 5.9%। मतलब इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं थी। अब कह रहा फिर हमने ना लेसन्स लिए, 2014 तक के पूरे एक्सपीरियंसेस से लेसन लिए गए और इंडियन इकोनॉमी में देखा कि बहुत ज़्यादा ना हमने जो ट्रांजिशन लीड करा क्लोज इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी, बीओपी क्राइसिस भी जिससे बहुत ट्रिगर हुआ। तो इंडिया में ना इंडियन इकोनॉमी को डोमिनेंस जो पब्लिक सेक्टर का था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का था, वो धीरे धीरे दोनों हमने कोएग्जिस्टेंस करा और इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को हमने मेजर इंजन बनाकर ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी। अब यहाँ पे ना एक आर ए माशलेकर हैं, इनके वर्ड ज़रूर सुन लो, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने बोला कि देखो जो ना प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारा सेल्फ रिलायंस नहीं था, तो जो हमने ये पाथ सिलेक्ट किया ना 1990s के समय पे, टेक्नो नेशनलिज्म,
यानी कि हमने क्या करा है, सेल्फ रिलायंस होने के लिए अपने सिविलियन सेक्टर्स, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स यानी स्पेस, एनर्जी, सब में, सुपर कंप्यूटर्स में हमने ना टेक्नोलॉजी को बहुत आगे लीड करा है। क्या ना, टेक्नोलॉजी से बहुत बहुत मदद मिली है। अब ये जो रघुनाथ अनंत माशेलकर हैं, ये हमारे आईसीटी के एजुकेशन से पढ़े लिखे हैं और इंडियन केमिकल इंजीनियर भी हुआ करते थे ये, ठीक है। तो बहुत ही इनकी कई किताबें भी अगर आपने सुनी हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज इन द 21st सेंचुरी, तो ये रहे हैं। और वर्ल्ड क्लास आप कह लो ये साइंटिफिक रिसर्च थे पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। इन्होंने ये बात कही थी, जिन्होंने बहुत अच्छा ये, इन्होंने ना एक बड़ा अच्छा एम मंत्रा दिया है, पता नहीं आपने कभी सुना हो या नहीं सुना हो, आर्य माशलेकर जी का। 10 आरएएम मंत्रास हैं इनके, जिसमें मैं एक दो आपको बता देती हूँ, बाकी आप चेक कर लेना। बहुत ध्यान देते थे, ये आत्मनिर्भर भारता के ऊपर बहुत बोलते थे ये आर्य माशलेकर। तो ही माइट कम इन योर पेपर कि कौन सी किताबें हैं, क्योंकि देखो कई बार ना हमारे स्टेट पीसीएस में ना ऐसे इंडियन इकोनॉमी के, वो इंडियन इकोनॉमिस्ट के नाम ऐसे उठा के वो पूछ लेते हैं। एक इनका सबसे बड़ा मुझे बहुत अच्छा जो लगता है, वो है एम हाई। मतलब आपके जो एस्पिरेशंस हो ना, वो पॉसिबिलिटी वाले भी हो और वो बहुत हाई होने चाहिए। और इनकी एक बात प्रिजर्वेरेंस वाली, कि कॉन्टिन्यूसली उस पर काम भी करना है फिर, ठीक है ना। और हमेशा ना हम सोल्यूशन का पार्ट बने, हमेशा हमारा जो कैटेगरी हो ना, हम किस उसमें खड़े हो कोर्ट में, सोल्यूशन वाले कोर्ट में खड़े हो, हम प्रॉब्लम वाले कोर्ट में ना खड़े हो, ठीक है। हमारे डोर्स ऐसे हो, व्हेन ऑल द डोर्स आर क्लोज, तो हमारे डोर्स ओपन होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे इनके 10 मंत्रास हैं, आई एम टेलिंग यू, प्लीज रीड अबाउट हिम, ही इज अ ग्रेट पर्सन, और बहुत अच्छे इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने ये बोला था कि सेल्फ रिलायंस को ना टेक्नो नेशनलिज्म से लीड करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर वही किया गया, टेक्नोलॉजी को अपना एक की ग्रोथ ड्राइवर बनाया गया। और 1990 से जो इतना स्लो पॉइंट आ रहा था, टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसफॉर्म की बात हुई। तो 2014 में देखो ग्रोथ रेट कम है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है, सब्सिडी बहुत इल तरीके से दी जा रही है, क्विक डिसीजंस नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। क्योंकि हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर 2 वी आर गोइंग टू डू टुमारो। आज चैप्टर 1 को स्ट्रॉन्ग कर लो। कह रहा आप जो ना 2014 से 24 की ग्रोथ समझो आप, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ना, और बाई चांस आपके सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए इकोनॉमिक सर्वे से उठा के। तो ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ का जो डिकेड है ना, इसके बारे में क्या कह रहा है। कह रहा देखो हमने क्या करा, इस ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ में हमने सबसे पहले इस पूरे डिकेड में रोबस्ट एंड रेजिलियंस ग्रोथ की है लास्ट डिकेड में। कह रहा इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, जम्प फ्रॉम 10th to 5th लार्जेस्ट ग्लोबली इन द पास्ट डिकेड। क्या हुआ है, इंडिया की इकोनॉमी जंप कर गई है। कैसे, पहले 10th में थी, अब 5th लार्जेस्ट हम बन गए हैं। कह रहे ये फास्ट ग्रोइंग होने की वजह से ही हुआ ना। कह रहा हम अगर आप ना G20 इकोनॉमीज को उठाओगे ना पूरे लास्ट डिकेड में, हम उसमें से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं। तो कह रहा है ये हमारी इंप्रूवमेंट थी ना, ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ कह सकते हो ना। कह रहा फिर जो हमारी इकोनॉमी में ना बाउंस बैक किया और बहुत सारे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट किया, वो भी मैं आपको बता दूं। कह रहा देखो अगर ना इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में फाइनेंशियल ईयर 21 वाला उठाओ, तो ग्लोबल पैंडेमिक था, हमारा रियल जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गया था। रियल जीडीपी क्या है, जहां पर आप किसी बेस ईयर को लेके फिर आप जब कंपेयर करते हो ना, अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करते हो विद इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करने के बाद, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी ही आपकी बताती है कि आपकी इकोनॉमी कितनी साउंड परफॉर्म कर रही है, समझ रहे हो, कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। कह रहा देखो आपको पता ही है, कह रहा लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। गवर्नमेंट के कुछ एजाइल रिस्पॉन्सेस थे। अब देखो गाइज, ये राइट, ये समझा करो, ये टर्म्स नहीं आपको बिल्कुल भूलनी है। एजाइल मतलब बहुत क्विकली एंड इजिली। एजाइल रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, क्विकली और बहुत ही इजी तरह के सोल्यूशन निकाले गए। क्या करा गया, फिजिकल मॉनेटरी हेल्थ रिस्पॉन्सेस को सपोर्ट किया गया इंडिया की इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। कह रहा 23-24 में क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ टॉप पे जाती है 7.3%, फाइनेंशियल ईयर 22 में तो टॉप पे गई, 9.1% तक भी गई। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्लाइन हुआ बाय 6.6%। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन किया। देखो ये ना शब्दों को ध्यान में रखना, वो कहीं टोटल तुम्हें टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज बीन डिक्लाइन बाय 6.6%, तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। बोला ना ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, विदाउट फोकस वे नहीं कर पाओगे आप। तो रेजिलिएंट सर्विस एक्सपोर्ट एंड लोअर इम्पोर्ट ऑयल, यानी हमने क्या हुआ, इंडिया का ना करंट अकाउंट डेफिसिट को लोअर करने के लिए क्या हुआ, हमने ना सर्विस एक्सपोर्ट को रेजिलिएंट कर दिया। अब देखो रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, रेजिलिएंट का मतलब होता है क्विकली और डिफिकल्ट सिचुएशंस में हम अगर चीज़ों को, शॉक को, चेंजेस को डील कर पाए ना, तो हमने ऐसे ऐसी सर्विस को ना एक्सपोर्ट करना शुरू करा।
ध्यान रखो, रेजिलिएंट सर्विसेज का मतलब है कि जहाँ पर भी हमें एडवर्सिटी चैलेंजेस देखने को मिले वहाँ पर हमने काम किया, जहाँ हमें कहीं डिसरप्शन देखने को मिला वहाँ पर हमने चेंजेस करके उसको फटाफट से हमने ठीक करा। कह रहा हर टेक्नोलॉजी के क्योंकि कुछ फेलियर मोड्स होते हैं, हमने वहाँ पर भी उसको चेकलिस्ट करके उसको सुधारा। मतलब समझ रहे हो, रेजिलिएंसी का मतलब ही यही है कि आपने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जहाँ पर आपके पास अगर कोई फेलियर आता है तो आप उससे रिकवर कर पा रहे हो और फंक्शंस कॉन्टिन्यूसली कर पा रहे हो। समझ रहे हो, जहाँ भी अनप्लान्ड चेंज आ सकते हैं किसी ऑपरेशन को लेके, कुछ पीपल को लेके, तो आपने उसको पहले ही भाप लिया है और वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, लोअर ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो आप। तो इसकी वजह से हमारा जो है ना, फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 उठाओगे तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1% डिक्रीज कर गया। अब देखो, बड़ा आपका ये करंट अकाउंट डेफिसिट भी आ रहा है, तो लेट मी टेल यू दिस कि होता क्या है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता होना चाहिए। देखो, सारी टर्म्स आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं, तो यू शुड अवेयर अबाउट इट। होता क्या है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है गाइस, जो मनी आप ऑब्टेन करते हो या जो आप बाहर भेजते हो ट्रेड गुड्स की, सर्विसेज की ट्रेड कर कर, ठीक है, उसका जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अब करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा? जब आपका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट आप बहुत कम करते हो, तो एक आपका क्राइसिस आता है, दैट लीड्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट। तो समझे, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव गॉन फॉर द रिजिलिएंट सर्विस एक्सपोर्ट एंड लोअर ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट, ठीक है, वो करके फिर हमने ना 74 यानी 74 एयरपोर्ट बना दिए इन द फर्स्ट 67 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसका लास्ट 9 ईयर्स में तो हमने डबल कर दिया इसको। ठीक है, एयरपोर्ट्स हमने बना दिए, उससे भी हमारा काफ़ी अच्छा योगदान हुआ। फिर कह रहे हैं बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ इन्हांस कर दी हमने, हायर एजुकेशन को बहुत इन्हांस करा है हमने। 2014 के कंपैरिजन में अगर आप देखो अभी तो बहुत बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, टोटल एनरोलमेंट रेशो बहुत बढ़ गई है। तो इससे हमारी रेशो बढ़ने से ना हमारी जो गर्ल्स हैं वो भी काफ़ी आ गई। आगे आ कह रहा अगर फाइनेंशियल ईयर 2010 का उठाओ और 20 का उठाओ तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो इन फैक्टर्स की वजह से कह रहा हूँ, आप ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट करा। अब नेक्स्ट टॉपिक में कहेगा कि ना क्या-क्या ड्राइवर्स थे जो लास्ट 10 डिकेड्स के अंदर, पूरा लास्ट डिकेड में इन्होंने ग्रोथ को बढ़ा दिया, अच्छा कर दिया। कह रहा सबसे पहला ही काम किया हमने, ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम को रिफॉर्म करके रिजॉल्व कर दिया। कह रहा कैसे? अभी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होती क्या है? कह रहा बैलेंस शीट में यानी कि एक ऐसा सिनेरियो जहां बैंक ऑलरेडी सिवियर स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में नहीं है खाली, सिवियर स्ट्रेस में है, और कॉर्पोरेट्स इतना ओवर लिवरेज्ड है, मतलब उन्होंने इतने लोन ले लिए हैं कि वो उसको बैंक्स को पे ही नहीं कर पा रहे। आप समझ रहे हो, दोनों दिक्कतें हैं, मतलब बैंक के पास पैसा ही नहीं है, कॉर्पोरेट पैसा दे नहीं सकते क्योंकि उनकी ऐसी हालत नहीं है। तो यानी कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो जाना। तो कह रहा हमने इसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले ना रिकैपिटलाइजेशन करा, ठीक है, और हमने क्या करा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनको मर्ज कर दिया गया, सिर्फ एसी एक्ट 2002 इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर कर दिया। अब रिकैपिटलाइजेशन का मतलब ही यही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह के अंदर कैपिटल को इम्पोज करना, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देना जिससे उनका शॉर्टेज ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाए। तो आईबीसी ने ऐसे इम्प्रूव करा बिजनेस एनवायरनमेंट को, ऑनरेबल एग्जिट कराया बिजनेस का। तो ये सारी चीजें हुई। फिर नेक्स्ट काम हुआ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, तो इसमें एक कल्चर तैयार हो गया ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस का, सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी का रिडक्शन करा। तो मोर देन यहाँ पर 1 लाख ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स थे, ऐसी चीजें निकल कर यहाँ पर आई। तो कह रहा नेक्स्ट काम जो हमने करा जिससे हमारी इकोनॉमी को लास्ट पूरे डिकेड में बहुत एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो ड्राइवर वन के फॉर्म में आया, जिसने ड्राइव किया हमारी इकोनॉमी को, दैट इज ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कह रहा यूनिफाइड जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, एक तो इसने बड़ी मदद करी, हमारे कास्केडिंग इफेक्ट से सारे खत्म करा, और दूसरा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के रेट हमारे रिड्यूस हुए। फिर सॉवरेन वेल्थ के फंड हमने एग्जेम्प्ट कर दिए, पेंशन फंड को टैक्सेस से हटाया हमने, हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को रिमूव कर दिया। कह रहा है इससे हमारे जो बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट लेकर आते थे उनको काफी मदद मिल गई। जीएसटी के आने से देखो सबसे पहली बात क्या होगी, टैक्स बेस का इनहेंस हो गया, कंप्लायंसेस रिड्यूस हुए, आराम से फ्री फ्लो हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज का। और इकोनॉमी को जीएसटी से हम कोशिश क्या कर रहे हैं, फॉर्मलाइज बनाने की, प्योंसी क्रिएट करने की, टैक्स प्योंसी बढ़े ताकि टैक्स आराम से आता जाए, कोई चोरी ना करे।
तो दूसरा हमने काम क्या करा, डीक्रिमिनलाइजेशन, माइनर इकोनॉमिक ऑफेंसेस को हमने डीक्रिमिनलाइजेशन करा। बहुत सारे 1400 डिफॉल्ट केसेस थे इसके अंदर, इसको बंद करा हमने, खत्म करे। 25,000 अननेसेसरी क्लाइम जो आपके कंप्लाइंसेस होते थे उसको दूर करा, एलिमिनेट कर दिया। इंगेज किया पब्लिक सेक्टर्स को कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ो और मिनिमाइज करो प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कह रहा ये सब किया। फिर मेक इन इंडिया जो कि 2015 से ही बहुत शुरू हो गया है कि हमें अपनी, देखो हम क्या करते हैं, सारा मैन्युफैक्चरिंग सामान बाहर से ला रहे हैं, कह रहा अपने मैन्युफैक्चर करेंगे, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाएंगे। न्यू इंडिया का सपना है ये। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी हमने पीएलआई से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम फर्म्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई डोमेस्टिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट करो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ग्लोबल चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं पीएलआई के थ्रू। स्ट्रेटेजिक जो हमारे सेक्टर्स थे उनको हमने क्या करा, ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमने कहा आओ लेट्स कम ज्वाइन इन डिफेंस सेक्टर, माइनिंग स्पेस में हमने सबको इनवाइट किया, प्राइवेट सेक्टर्स को भी। फिर एमएसएमई सेक्टर के लिए हमने क्या करा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो दे रहे हैं हमने हमने पूरा रिवाइज ही कर दिया एमएसएमई को। नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स इंक्रीज हो गए। कह रहा लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो डेडिकेटेड प्रोग्राम, रोड कनेक्टिविटी, भारतमाला, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन, उड़ान स्कीम, ये सबको हमने मॉडर्नाइज करा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका जो था उसको बढ़ाया, डिजिटलाइज कर दिया पूरा पूरा रिफॉर्म्स। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बहुत अच्छा किया, हमने मार्केट का एक्सेस बढ़ा दिया, हमने आइडेंटिटीज क्रिएट कर दी, हमने टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करा। फिर हमने क्या करा, वेलफेयर पॉलिसीज के तहत 10.11 करोड़ वुमेन की जिंदगी को संवार दिया। कह रहा कैसे, कह रहा याद करो, फ्री गैस कनेक्शंस दिए हमने, समझ रहे हो, आपको याद हो ना आपके सारे के सारे जो उज्ज्वला स्कीम, 11.72 टॉयलेट्स हमने तैयार करे, स्वच्छ भारत मिशन, पक्का हाउसेस पुअर्स के लिए बिल्ड किया हमने, आयुष्मान भारत स्कीम को बहुत डेवलप करा। तो कह रहा इससे हमारा बहुत भला हुआ। नाउ लेट्स कम टू दी कि सब तो भले भले तो हुए, कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कन्फ्रंट करते हैं इंडियन इकोनॉमी को। कह रहा क्या, कह रहा सबसे बड़ी दिक्कत हमारे जो जो इकोनॉमिक्स फ्रेगमेंटेशन है, यानी बहुत ज़्यादा हाइपर ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो बहुत स्लो डाउन है। एक शब्द आता है देखो, हाइपर ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्या है हाइपर ग्लोबलाइजेशन, बड़ी समझने की बात है गाइस, क्योंकि कैसा शब्द है ये हाइपर ग्लोबलाइजेशन। एक तो देखो हाइपर ग्लोबलिस्ट होते हैं, हाइपर ग्लोबलाइजेशन का थीसिस ही यही है कि ड्रामेटिक चेंज आया है साइज, स्कोप, वेलोसिटी में। 1990s का पीरियड आप देख लो, इतने डायमेंशन ही चेंज हो गए, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल, कल्चरली। तो एक हाइपर ग्लोबलाइजेशन स्लो है, और उसकी कह रहा है कि रिपरकशंस जो होती हैं वो पड़ती हैं हमारे देश में, इंडिया पर भी है। अनप्लेजेंट रिजल्ट, इसके दुष्परिणाम को हम रिपरकशंस कहते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जॉब सिक्योरिटी, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, एआई की वजह से 40% ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ सकता है। आईएमएफ का डेटा कह रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने साफ कह दिया है कि जितना ज़्यादा एआई और दूसरे सेक्टर्स में भरता जाएगा 40% जॉब लेके जाएगा ये। फिर टैलेंटेड और जो हमारे अप्रोप्रिएटली स्किल्ड वर्कफोर्स है उसकी अवेलेबिलिटी इंडस्ट्री में ना होना भी एक वो है हमारे लिए, इसीलिए एआई को तो हम ले आ रहे हैं। फिर इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो ओवरकमिंग चैलेंज के लिए। कहला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इसका एम था टू इनेबल इंडियन यूथ टू रेलिवेंट इंडस्ट्री स्किल, उसको प्रोवाइड करना इसका एम है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का काम ही यही था। कह रहा अराउंड 1.3% कैंडिडेट्स को हमने ट्रेनिंग दी। इंडिया ने बिल्कुल प्रमोट करा रिन्यूएबल एनर्जी को कि हम कोल से शिफ्ट हो, उस पर भी हमने काम किया। कह रहा हमने इंटरनेट पेनिट्रेशन हमने बढ़ाया, कह रहा हमने इंटरनेट पेनिट्रेशन 50% से भी बहुत आगे बढ़ा दिया। डीबीटी से हमने बहुत लोगों का फायदा किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमने जनधन अकाउंट होल्डर्स को बुलाया। कोविड वैक्सीनेशन के लिए हमने कोविन ऐप लॉन्च करी। स्पेस सेक्टर के लिए हमने 431 सेटेलाइट, मतलब वी आर वर्किंग ऑन इट। फिर लुकिंग अहेड में कह रहा है कि जो अमृत काल की जर्नी है, यानी कि समझ लो आज से शुरू होकर 2047 तक 100 ईयर्स की जो जर्नी है, यार लास्ट 10 ईयर्स ने एक रिजिलियंट पार्टनरशिप बेस्ड गवर्नेंस इकोसिस्टम को तैयार किया है। गोइंग फॉरवर्ड हमारा इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, व्हाट मेड इंडियन इकोनॉमिक रिजिलियंट, ये गाइस कल करेंगे। आज के लिए इतना सारा चीज़ें क्योंकि मैंने पढ़ा दी हैं, इसको रिवाइज करो,
एंड होपफुली आपको सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। कहीं अगर कोई टर्म अटक रहा हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।